आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दी। और तिगुना खरीदते हैं, उसमें जो बीच के एजेंट होते हैं वो एजेंट अधिकारियों को कमीशन देते हैं उसका। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है। हमारे ये तो सारे बजट को ये लीक कर रहे हैं यहाँ से। जो 25% बजट है हमारा, वो लगभग वो लीकेज में जा रहा है। हम तो फिलहाल अब सत्ता में जाते ही आप एकदम से रेवेन्यू तो आप जनरेट करेंगे नहीं। एक गाड़ी की एक्साइज ड्यूटी भरी जाती है और 3 गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। तो 2 गाड़ियों में जो चोरी हो रही है उसको हमें रोकना होगा। 12,000 करोड़ के तो हम बजट सत्ता में आते ही पहले दिन से करना शुरू कर देंगे। यही आम आदमी पार्टी की एक्सपर्टीज। इन नेताओं की कारगुजारियों से, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। वो भी सोचती है कि हम इनका सहयोग ना करें। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आकर जो अपनी 6 चुनावी घोषणाएं कर गए हैं, उन्हें लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी सवाल उठा रहा है। राजनीतिक दल तो पूछ ही रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे होगा कि 6 महीने के भीतर 1 लाख रोजगार दे दिए जाएंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उत्तराखंड के बेरोजगारों को 5,000 महीना भत्ता दिया जाएगा। ये संभव कैसे है? बजट कॉम्पैक्ट है, छोटा राज्य है, आय के स्रोत हैं नहीं। तो अब आम आदमी पार्टी को चौतरफा चुनौती मिल रही है राजनीतिक दलों से। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, बैठिए हमारे साथ टेबल पर और बताइए, दिखाइए क्या आंकड़े आपके पास हैं, क्या स्ट्रेटजी आप करेंगे, कैसे आय करेंगे और कैसे आप लोगों को रोज़गार भत्ता देंगे। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम आपको एक खास प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं नवीन पिरसाली जी। कागज़ पेन लेकर बैठे हैं। हमने इनसे आज पूछना है कागज़ में कि ये हमको बताएं और कैलकुलेशन करके दिखाएं कि आखिर ऐसा संभव कैसे होगा। क्या ये एक चुनावी वादा तो नहीं है? पिरसाली जी, आज आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपको मुझे लिखकर कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि आप ऐसा करेंगे कैसे। बिल्कुल, लिखकर बताना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस समय जानना चाह रही है जो वादे आपने किए हैं। फ्री बिजली देने आप जा रहे हैं, आप 5,000 भत्ता देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे और भी रोजगार की आप गारंटी दे रहे हैं। ये इतना कैसे करेंगे जब बजट बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, कहीं आय के कोई स्रोत नहीं है? कैसे होगा? देखिए भट्ट जी, आपने सही कहा कि मैं लिख के भी आपको बताऊंगा और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं मैं अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी पार्टी के हिसाब से उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की थी कि उत्तराखंड में हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा और आम आदमी ही तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो, तब से ये स्पष्ट होने लग गया था कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। और धीरे धीरे जनता का समर्थन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और जनता जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी में अपनी उम्मीद जगा रही है, और हमने भी जनता धरातल पर जाकर जनता का जो जन जागरण करने की कोशिश की है, इस लूट को, इस बंदर बांट को, 20-21 साल की अस्थिरता को जनता को समझाने का प्रयास किया, तो जनता उससे समझ पा रही है कि हाँ, कुछ तो दम है आम आदमी पार्टी में जो बात कह रहे हैं। तो उसको एक एक करके जो घोषणाएं हमारी हो रही है, ये हम अपना जो चुनावी एजेंडा है उसको एक चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और बहुत सोच समझकर, ऐसा नहीं कि हम हवा में बोल रहे हैं, उसको पूरी कैलकुलेशन के साथ सोच समझकर जनता के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक करके रख रहे हैं। ये आगे और भी घोषणाएं यहाँ पर होंगी ताकि जनता को समझ में आए कि जो हम कह रहे हैं उसमें क्या गहराई है। आप बात कर रहे हैं कि कैसे आप 300 यूनिट बिजली देंगे, कैसे 1 लाख रोजगार देंगे। 1200 करोड़ का खर्चा आने वाला है, आपने बताया। वो 1200 करोड़ आप कैसे निकालने वाले हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपने लिख के बोला है तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि नीचे करेंगे। हम 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं 300 यूनिट बिजली, हमारा 5,000 बेरोजगारी भत्ता, आप कह सकते हैं इसको, बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। और ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि लगभग 8 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, ठीक है। 9 से ऊपर हो चुके हैं। मैं एक मानता हूँ, एक मोटा फिगर लेता हूँ, 8 लाख पंजीकृत बेरोजगार, ठीक है ना, बेरोजगार हैं। तो अब इसमें 300 यूनिट बिजली देने में हमें जो खर्चा आता है, पहले 300 यूनिट में हमें खर्चा आ रहा 1200 करोड़। 5,000 बेरोजगारों को अगर हम देते हैं, 8 लाख बेरोजगार, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड जो है उनको हमारा लगभग 4,800 करोड़ CR पर ईयर आता है।
4,800 करोड़ सालाना आपको पैसा चाहिए भत्ता देने के लिए। भत्ता देने के लिए। अब ये टोटल आप लगाएंगे तो ये होता है आपका 6,000 करोड़। अभी तक दो हमने घोषणाएं की, दो घोषणाओं को पूरा करने के लिए हमें 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। अब आप ये समझिए, मैं आपको बताऊंगा 300 यूनिट की मैं बात करूं, 300 यूनिट को अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड में 1,600 करोड़ सालाना बिजली चोरी होती है लीकेज के नाम से। सबसे पहले इस चोरी को रोकना पड़ेगा, 1,600 करोड़। अगर हम इसमें आधे भी कामयाब होते तो 800 करोड़ या 1,000 करोड़ हमें इसमें से मिल जाता है। ये हम करेंगे। इसकी क्या गारंटी है? 1,600 करोड़ आप कह रहे हैं बिजली चोरी होती है, इसका कोई फैक्ट है, कुछ है तथ्य? ये अगर यूपीसीएल की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो अपने सालाना इसको दिखाते हैं कि हमें इतना घाटा इसमें हो रहा है, तो बिजली लीकेज के नाम पर वो बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कि राजनीतिक जो लोग हैं, नेताओं के शह में, अधिकारियों के शह में ये हो रहा है। और इससे भी बड़ा खेल ये होता है, यहाँ पर ग्रिड फेल कर दिए जाते हैं। आप उसकी क्रोनोलॉजी को समझे जरा। ग्रिड फेल कब होता है? दिन में, पीक टाइम में। और पीक टाइम में जब बिजली खरीदी जाती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें एसी चलते हैं, सब लोगों को चाहिए, उसमें जो बिजली खरीदी जाती है, बाहर से फिर खरीदी जाएगी बिजली, या तो हिमाचल से खरीदी जाएगी या किसी और राज्य हरियाणा से खरीदी जाएगी, तो तब वो बिजली का दाम जो होता है तिगुना होता है। और तिगुना ये खरीदते हैं, उसमें जो बीच के एजेंट होते हैं वो एजेंट अधिकारियों को कमीशन देते हैं उसका। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है हमारे। ये जो लीकेज है इसी को रोक के क्या एक ही प्लान आपके पास है? अगर लीकेज इतना नहीं हुआ तब क्या करेंगे? मैं एक प्लान बना रहा हूँ कि यहाँ भी हमें काम करना पड़ेगा। इस 1600 को हमें 600 में लाना पड़ेगा। जो 1,600 करोड़ का घाटा है इसको हमें 600 में लाना पड़ेगा। हम 1,000 यहाँ से बचाएंगे। फिर मैं इस बात को भी आप छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात आपको समझने की बात ये होगी कि जो उत्तराखंड का बजट है 53,000 के लगभग पहले बजट था, 53,526, मोटा मान लो 526 करना, 5-6 हज़ार का फिर बजट इन्होंने कर दिया। 5,500 ना, ये हो गया आपका 58,000। इसमें आप बोल रहे हो तो ये होगा 59,000, यानी कि मोटा जो है 60 करोड़ का यहाँ, 60,000 करोड़ का यहाँ बजट मान लीजिए। दिल्ली के बराबर है, जो दिल्ली के बराबर है। अब आपने सही कहा, 60,000 करोड़ का बजट जो है दिल्ली का भी है। दिल्ली की पॉपुलेशन, उत्तराखंड में पॉपुलेशन है 1.15 CR और यहाँ है 2 CR। अब इस पैसे को अगर आप बांटते हैं तो यहाँ ये आता है उत्तराखंड में 52,000 प्रति व्यक्ति और यहाँ ये आता है 30,000। तो अब ये बताइए कि आप ज़्यादा कौन सा है इसमें, 52,000 ज़्यादा है या 30,000 ज़्यादा है? जब 30,000 वाले प्रदेश में मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही, मुफ्त स्वास्थ्य मिल रहा है, मुफ्त पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही, महिलाएं फ्री बसों में सर्विस कर रही है, और वहीं उत्तराखंड में हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमारे पास 50,000 करोड़ के कर्जे में है उत्तराखंड, 66,000 करोड़ के कर्ज में, अभी लेटेस्ट 66,000 करोड़। तो हमारा कर्ज क्यों बढ़ रहा है जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है दिल्ली से, मतलब उस मुकाबले में हम टॉप में हैं, और हमारा प्रति व्यक्ति बजट भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्या कारण है, इसको आप समझना होगा। ये खेल समझने की जरूरत है। जी, जो आप कह रहे हैं, जो एक स्टेट में आपको बता रहा हूँ कि 4,800 करोड़ तो आपको सालाना चाहिए। तो ये जो 3,188 करोड़ ये चिकित्सा क्षेत्र में उत्तराखंड खर्चा करता है, और इसके अलावा 1,108 करोड़ का जो प्रावधान है वो खेती अनुसंधान के लिए होता है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, उत्तराखंड के 2 बड़े सेक्टर हैं कृषि और स्वास्थ्य, इन दोनों को मिलाकर जो राशि बनती है उससे भी ज़्यादा का खर्चा है 4,800। कैसे लाएंगे जबकि पेंशन है, देनदारियां बहुत है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है? अब आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। बता रहा हूँ कि मैंने जो एक मोटा आपको बताया, आप अपने फिक्स जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, सैलरी है, दूसरे हैं, उनको लगा दें। उसके बाद जो बजट यहाँ विकास में लगता है, ये सारा उस बजट में घोटाला हो रहा है। जो विकास में, जो घटिया विकास में यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। अब आप ये बताइए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक पुल है, पुल का बजट यहाँ बनेगा 200 करोड़, उस पुल की एक्चुअल कॉस्ट होगी 80 लाख। आप समझिए 80 करोड़, 200 करोड़ का उसका एस्टिमेट बनेगा, पुल की लागत होगी 80 करोड़, और ये टेंडर छूटेगा, बोलेंगे कि 20% कम में हुआ या 30% कम में हुआ तो ये छूट जाएगा। मान लिया जाए 150 करोड़ का छूट जाएगा, 150 करोड़। अब इसकी लागत है 80, अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 70 करोड़ का। तो ये 70 करोड़ कहाँ जा रहा है? ये 70 करोड़ ठेकेदार और नेताओं की जेब में जा रहा है।
आपको याद होगा जब दिल्ली में हमने एक पुल बनाया था, 300 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और आम आदमी पार्टी ने वो पुल 200 करोड़ में बना दिया, तो 100 करोड़ का बजट बच गया। ये तो सारे बजट को ये लीक कर रहे हैं यहाँ से। जो 25% बजट है हमारा, वो लगभग वो लीकेज में जा रहा है। जैसे बिजली चोरी हो रही ना, लीकेज हो रही बिजली, ऐसी बजट में लीकेज हो रही है, लेकिन वो जनता को समझ में नहीं आ रहा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार है। एक पुल का आपने उदाहरण दिया कि 70 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जा रहा है। अभी मुझे याद है जब पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, डाटकाली की जो टनल बनी थी उसमें कहा गया था कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपया बचाया है। क्या ऐसा और योजनाओं में आप भी वही करना चाहते हैं? ऐसा हो रहा है तो उसी से जो पैसा बनेगा उससे आप बेरोजगारी भत्ता देंगे? नहीं, हमेशा रेवेन्यू रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं सरकार को, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड की सरकार 20-21 सालों में केवल केंद्र की सहायता, केंद्र का अंशदान, योगदान जितना था उसी पर निर्भर रही। या फिर इन्होंने यहाँ देखा तो शराब को देखा, खनन को देखा, दो के अलावा किसी ना कृषि सेक्टर को देख सके कि हम इसको उद्योग का दर्जा कैसे दें। ना उत्तराखंड की कोई प्रॉपर ब्रांडिंग कर पाए, ना इन्होंने हाइड्रो पावर सेक्टर को देखा कि हम इसमें कैसे अपनी बिजली खुद बना सके छोटी छोटी नदियों पर, या फिर हम कैसे अपने पर्यटन क्षेत्र को, जो हमारे पास एक पूरा प्राकृतिक क्षेत्र है, जो मतलब देवभूमि जिसके नाम से प्रसिद्ध है, उस सेक्टर को हम यहाँ पर विकसित नहीं कर पाए। तो इन सब का खामियाजा हमें रेवेन्यू में भुगतना पड़ा, और जब बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। हम तो फिलहाल अब सत्ता में जाते ही आप एकदम से रेवेन्यू तो आप जनरेट करेंगे नहीं। रेवेन्यू को आप कहाँ से जनरेट करेंगे? हम जनरेट करेंगे जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको शराब का है सब काम। शराब की जो एक्साइज ड्यूटी आती है उसमें क्या होता है कि पंजाब से आती है, हरियाणा से आती है, तो वो जो लाइसेंस बनता है, जो परमिट बनता है, वो बनता है आपका 24 घंटे के लिए। ये 24 घंटे में 2-3 चक्कर लगा देते तब तक एक गाड़ी की एक्साइज ड्यूटी भरी जाती है और 3 गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। तो 2 गाड़ियों में जो चोरी हो रही है उसको हमें रोकना होगा, उस पर हमें चेक लगाना पड़ेगा। खनन में जो एक गाड़ी के परमिट पर 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लगा देते हैं, या रात में अवैध खनन होता है, तो उसको लीगलाइज करना पड़ेगा। खनन को रोकना नहीं है। खनन से जो सरकार का हिस्सा है, जो रेवेन्यू है, जो मर रही है, जो वो माफियाओं के हाथ में जा रही है, उस पैसे को हमने सरकार के खजाने में डालना है, और जो ये काम बचे हुए हैं इन कामों को हमने देना है। राजस्व हानि जो उठाता है राज्य हर साल, आप उसे रोकेंगे? मेरा एक सवाल और है आपसे आखिरी। अभी तो 6 तो रोजगार से जुड़ी घोषणाएं की हैं, उसमें खर्चा कुछ जो आना है हमने बात की। पहले 300 यूनिट बिजली है, अभी केजरीवाल और आएंगे तो फिर वो और भी घोषणाएं करेंगे, तब कितना जाने वाला है बजट, उसको कैसे वहन करेंगे? देखिए, मैंने कहा, आपको बता दिया, 25% यानी कि 15,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा। अगर हम 10-12 हज़ार करोड़ की जनता को राहत देने की अगर स्कीम भी बना दें, अभी तो ये 6,000 करोड़ का बना ना, तो 6,000 करोड़ हमारे पास बैलेंस और हैं, आप ये समझिए। तो हम 6,000 करोड़ का पूरा बनाएंगे। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ हम देखेंगे, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है कैसे हम उसको करें। तो 15 में से 12,000 करोड़ के तो हम बजट सत्ता में आते ही पहले दिन से करना शुरू कर देंगे। यही आम आदमी पार्टी की एक्सपर्टीज है। आम आदमी पार्टी अपना कुशल प्रबंधन से, देखिए ये सब सरकारी सहम हो रहा है। सरकार की जो प्रबंधन क्षमता है वो नगण्य है। सरकार में बुद्धिजीवी लोगों की कमी है। सलाहकार उनके वैसे ही अपने लिए रखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को रखा जाता है, उनको सैलरी देनी होती है। जो सलाहकार असली होते हैं उनकी वो अकल मानते नहीं है। तो इस कारण से ये माफिया राज जो यहाँ पर पैरेलल चलता है सरकार की शह में, वो माफिया सारे पैसे को अपने बंदर बांट करते हैं, अपने ले जाते हैं। और वो माफिया भी बाहर के होते हैं, यूपी के होंगे, कोई नोएडा, हरियाणा, इन जगहों से वो लोग आते हैं। आप देखते हैं आउटसोर्सिंग में कैसे अभी कर्नल कोठियाल जी ने उसका उजागर किया था कि 25,000 रुपये मांग के उनको 8,500 रुपये गार्ड की नौकरी दी गई। तो ये एक उदाहरण है, छोटे छोटे उदाहरण इस तरह से बहुत। भ्रष्टाचार पर आप चाहते हैं नकेल कसना, वहाँ से आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बजट आपका सरकार बचा लेगी। बिल्कुल, हमारा कहना है कि हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे, खाली इसी बजट पर भी काम करेंगे, कोई रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं भी बनाएंगे, तो फिर भी 15,000 करोड़ रुपया हम इसी बजट में से, इस 60,000 करोड़ के बजट से बचा सकते हैं। अब उसी में से हम डेफिसिट 5 का भी निकाल दें, 10 की अपनी प्लानिंग भी कर दें, तो हम पहले साल के बजट में नहीं तो दूसरे साल के बजट में हम सरप्लस में यहाँ पर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर 10,000 का राजकोषीय घाटा है तो अगले साल 10,000 करोड़ सरप्लस में कर देगी। आप देखते हैं दिल्ली का बजट 9,000 करोड़ सरप्लस में है। वहाँ जो टैक्स कलेक्शन 2015 में था, जब कांग्रेस की सरकार से आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में बागडोर आई, तो तब वहाँ का दिल्ली का टैक्स कलेक्शन 25,000 करोड़ होता था और 1,000 करोड़ डेफिसिट था। तो आज वो 70,000 करोड़ के लगभग है और 9,000 करोड़ रुपए जो है वो सरप्लस में है। जितना बजट वहाँ का है उसके बाद भी पैसा वहाँ पर है। तो ये सारा है, सरकार के पास कोई कमी नहीं होती है। सरकार है, सरकार के पास कोई रेवेन्यू की कमी नहीं होती। सरकार अगर जनता के सामने झुक के नमस्ते करे तो जनता 1 मिनट में खजाना भर देगी। जनता वो ताकत है, जनता जनार्दन है, जनता का कोष है।
जनता से अगर भरने के लिए बोला जाएगा, ईमानदारी से भरने के लिए बोला जाएगा तो जनता उसको भर देगी। लेकिन ये इन नेताओं की कारगुजारियों से, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। वो भी सोचती है कि हम इनका सहयोग ना करें करके। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आएगी, मुद्दों की बात होगी, तो मुझे विश्वास है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, और उत्तराखंड की जो राष्ट्रवादी जनता है हमारी है, वो अपने इस प्रदेश को मिलकर सरकार के साथ चलाएगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने जो आंकड़े गिनाए हैं, जनता, अब देखना ही है कि जनता उनको कितना समझ पाती है और आप कितना समझा पाते। नहीं, अब अगर मैं कम समझा पाऊँ तो हमारी पार्टी और समझाने की कोशिश करेगी। जनता से ही पूछ के, जनता से राय लेके हम समझेंगे, क्योंकि जनता का सहयोग हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, जो समझा रहे हैं हम सही समझा रहे हैं, लेकिन हम जितना समझे हैं अभी तक उत्तराखंड की राजनीति को, उसके आधार पर मैं ये समझा रहा हूँ। और मेरे से भी बहुत समझदार लोग और भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। धन्यवाद। तो आपको आज हमने दिखाया आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी, जिन्होंने जिम्मा उठाया है, अपनी फाइल लेकर चल रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम ऐसे भत्ता देने वाले हैं। और जो कुल मिलाकर उनकी बात को समझ में हमें आ रहा है, जो भी चीज़ उन्होंने समझाई है, तो कुल मिलाकर है ये कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। फालतू का जो लीकेज हो रहा है, राजस्व हानि की लगातार उत्तराखंड में बात होती है, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें रोकेंगे। बिजली चोरी होती है, उसे रोका जाएगा। जो पुल, सड़कें जो जिस बजट में बनना चाहिए उससे कई गुना ऊपर पहुंच जाती हैं, उसमें बंदरबांट होती है, कई जगह पर पैसा जाता है, भ्रष्टाचार होता है, उस सब पर नकेल कसेंगे तो इतना बजट तो आ जाएगा कि जनता को इस तरह के मुफ्त योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। टारगेट उन्होंने किया, आम आदमी पार्टी का कहना है कि करीब 12,000 करोड़ रुपया सरकार में आते ही हम बचा लेंगे और उतना जनता को दे देंगे। आप जनता कितना उनके इस स्टैटिक्स को समझ पाई, ये आपको हमारे इस सेक्शन को देखने के बाद कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या समझ में आया। क्या उत्तराखंड में जो घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या करने वाले हैं वो पूरी हो सकती हैं? कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हिमभट्ट, जय भारत टीवी।